दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। भारत में जाति के आधार पर सामाजिक पिछड़ापन सदियों से विद्यमान रहा है। इसलिए आजादी के बाद जाति को एक वस्तुनिष्ठ मानक बनाया गया। समाज में विभिन्न लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा करके आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि जो समाज में पिछड़ापन जाति के आधार पर बना हुआ है उसको समाप्त किया जा सके। समय के साथ यह भी महसूस किया गया कि समाज में कुछ और वर्ग हैं जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इन्हें भी आरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए 1990 में उनको भी आरक्षण दिया गया। लेकिन फिर समय आगे बढ़ा और इस आरक्षण में यह महसूस किया गया कि कुछ खास वर्गों को ही इस आरक्षण का लाभ मिल पाया है और इन वर्गों में भी उपवर्गीकरण की आवश्यकता है, ताकि आरक्षण के लाभ समाज के उचित समुचित वर्ग को प्राप्त हो सके। इसलिए लगातार जातियों में उपवर्गीकरण की बात होने लगी। बिहार में जातिगत आंकड़ों के प्रकाशन के बाद ये मुद्दा फिर से सतह पर आ गया है, ज्वलंत हो गया है। और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2024 के इलेक्शन से पहले ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ओबीसी अपने आप में वोट बैंक के रूप में बहुत ही कारगर एक मुद्दा 2024 के इलेक्शन में साबित होगा। तो यही आज हमारा टॉपिक है इन फोकस में आज हम ओबीसी और उसकी उप श्रेणियों के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। क्या टॉपिक होगा हमारा? ओबीसी और उसकी उप श्रेणियां। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम खबर जानेंगे और चर्चा में क्यों है इस बात पर प्रकाश डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि वास्तव में ये अन्य पिछड़ा वर्ग में वास्तव में है कौन, और फिर इस अन्य पिछड़ा वर्ग में भी जो पिछड़ेपन की बात हो रही है, इसमें भी जो एक्सट्रीमली पिछड़ेपन के अंतर्गत आते हैं वे कौन है, इसके अंतर्गत पिछड़ेपन में कौन आते हैं। फिर हम बिहार की एक केस स्टडी के अंतर्गत जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिसको अत्यंत पिछड़ा माना जाता है, उस पर प्रकाश डालेंगे। फिर हम आजादी के बाद दो महत्वपूर्ण आयोग, काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे देश में जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में उप श्रेणियां बनी हुई हैं अलग अलग राज्यों में, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इससे ये समझ बनेगी कि अलग अलग राज्यों में इनकी परिभाषा भिन्न है। इसके बाद हम हाल ही में दो आयोगों की बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने ओबीसी के उपवर्गीकरण पर बातें कही हैं, उनको वर्गीकृत करने की बात कही है। इसमें एक महत्वपूर्ण आयोग है जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, और रोहिणी आयोग की जो सिफारिश है 31 जुलाई को इसी वर्ष में आई है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है ओबीसीज एंड सब कैटेगरीज, व्हाई दिस हैज बीन अ हॉट बटन इशू फॉर लॉन्ग। क्यों ये बहुत दिनों से, यानी ओबीसी और उसकी उप श्रेणियां, क्यों ये बहुत दिनों से एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं उनको प्रकाशित कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके सामने आए हैं। इसके बाद ही लगातार इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इस प्रकार के सर्वेक्षण हो सकते हैं, उसके आंकड़े प्रकाशित हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने हाल ही में कहा है कि वो 15 नवंबर या उसके आसपास अपने यहाँ ओबीसी की आंकड़ों को जानने के लिए अपने यहाँ जातिगत जनगणना करवाएंगे। इसके अंतर्गत इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है और इसलिए आज हमारा विषय भी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तव में ये अन्य पिछड़ा वर्ग होता कौन है, किस तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो शब्द है, इसका सामान्य मतलब लगाइए आप कि किसी भी जो समुदाय और जाति जो हाशिए पर विद्यमान है और एससी एसटी वर्ग के अंतर्गत नहीं आते, उनको अभिव्यक्त करने के लिए ओबीसी शब्द का प्रयोग होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग होता है। यानी हाशिए पर मौजूद समुदायों और जातियों को दर्शाने के लिए जो एससी और एसटी में नहीं आते। आप जानते हैं कि भारत में जो सामाजिक पिछड़ापन है उसका प्रारंभिक आधार जाति रहा है, सदियों से ही रहा है। यानी परंपरागत रूप से जाति के का वो प्रत्यक्ष परिणाम है भारत में सामाजिक पिछड़ापन। और इसके बाद ये जो जाति
पहला आधार रहा सामाजिक पिछड़ापन के बाद, और जो अन्य पिछड़ेपन है, चाहे वो आर्थिक आधार पर पिछड़ापन हो, चाहे सामाजिक आधार पर पिछड़ापन हो, चाहे शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन हो, वो वस्तुतः जातिगत आधार पर पिछड़ेपन के से ही निकले हैं। इसलिए इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आजादी के बाद भारत में एक सकारात्मक व्यवस्था अपनाई गई संविधान के अंतर्गत, और संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि जिन वर्गों का समाज में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन पर है, उनके स्तर को ऊपर उठाया जाए, सरकारी सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में उन्हें आरक्षण प्रदान करके। तो इसमें दो सकारात्मक कार्रवाई की गई, एक आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत और एक आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत। 15(4) आर्टिकल 15 जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, लेकिन आर्टिकल 15(4) में ये कहा गया कि अगर राज्य आवश्यक समझे, राज्य की नजर में किसी भी पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति भी शामिल हैं, अगर उसके लिए कुछ विशेष उपबंध करने होंगे तो ये संविधान का आर्टिकल ऐसे उपबंध करने से उस राज्य को, सरकार को नहीं रोकेगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 16(4) में क्या किया गया, आर्टिकल 16 अवसरों की समानता से संबंधित है। तो आर्टिकल 16 में यह व्यवस्था की गई कि किसी भी नागरिकों के पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए राज्य सरकार अगर ये समझती है कि सरकारी सेवाओं में किसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, और इस संविधान का, इस आर्टिकल का कोई भी अनुच्छेद उसे ऐसा करने से नहीं रोकेगा। इन सकारात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया गया था। अब हम देखते हैं कि वास्तव में ओबीसी में भी पिछड़ा कौन है, इस संकल्पना को भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। आपके मन में कुछ प्रश्न रह गए होंगे, लेकिन वो जो प्रश्न है वो आगे के इस टॉपिक में जब हम आगे बढ़ेंगे तो विभिन्न चीजों को और आयोगों पर चर्चा करेंगे कि उनकी सिफारिशें कैसी थी और कैसे ये पूरा मुद्दा डेवलप होता चला गया, आपकी वो शंकाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए लगातार इस वीडियो में बने रहिए। तो ओबीसी में भी पिछड़ा कौन है, तो ओबीसी की पहचान को प्राय व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे व्यवसाय के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है कि ओबीसी में एक वर्ग है जो खेती करने वाला है, खेतीहर है, एक है जो किराए पर खेती करता है, एक वर्ग ऐसा है जो कृषि श्रम पर निर्भर है, एक वर्ग ऐसा है जो सब्जियों की, फलों की, फूलों की खेती करता है, उनकी बिक्री करता है, एक वर्ग लोहारों का है, एक बढ़ई गिरी का काम करने वालों का है, एक मिट्टी का काम करने वालों का है, एक पत्थर तोड़ने वालों का है। तो इसमें भी ओबीसी में भी अलग अलग स्तर हैं, और इनके आर्थिक स्तर भी भिन्न है, इनके सामाजिक स्तर भी भिन्न है। इसलिए लगातार इस बात की डिमांड चल रही थी कि इन वर्गों में भी, ओबीसी में हाशिए के विभिन्न स्तरों को दो रूपों में परिभाषित किया गया है। दो व्यापक स्तर हैं, कृषि और गैर कृषि। आप देख सकते हैं कि खेतीहर और किराए पर खेती करने वाले लोगों को आप कृषि वर्ग में शामिल कर सकते हैं, और बाकी जो लोहार, बढ़ई, पत्थर तोड़ने वाले, मिट्टी के काम करने वाले हैं, इनको आप सामान्य रूप से कह सकते हैं कि समाज के और भी हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, लेकिन सभी को एक ही श्रेणी में, ओबीसी में शामिल कर दिया जाता है। और इसी कारण से ये डिमांड धीरे धीरे उभरने लगी कि खास तौर से ओबीसी में जो आरक्षण मिला हुआ है वो समाज में पहले से ही जो डोमिनेंट कास्ट है, जो वर्चस्वशाली कास्ट है, उन्हीं को वो पूरा आरक्षण का लाभ मिल जाता है। इसलिए इस आरक्षण में भी, ओबीसी में भी उपवर्गीकरण की परिभाषा की जानी चाहिए। आप जानते हैं कि इस मुद्दे को बिहार और यूपी में विशेष रूप से अपनाया गया, विशेष रूप से उठाया गया, और कुछ लोगों द्वारा यह कहा गया कि जो उनकी वहां की जो खास जातियां हैं, जो उच्च वर्ग की जातियां मानी जाती हैं, ओबीसी में भी सारा आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिला, और इसलिए ओबीसी में भी पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग उठती गई। आप जानते हैं कि 1979 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसको हम मंडल आयोग कहते हैं। मंडल आयोग के तहत दिए गए आरक्षण का अधिकांश लाभ ओबीसी की तथाकथित उच्च जातियों को मिला। इसी कारण से लगातार ये डिमांड उठने लगी। पिछले कुछ वर्षों में बिहार और यूपी की राजनीति में जो परिवर्तन हुए हैं, उसके आधार पर भी
लगातार ओबीसी में, जैसे ओबीसी में बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को परिभाषित किया गया, उसी तरह से दलितों में भी महादलित, एससीज में भी एक नया कॉन्सेप्ट उभरा महादलित का। और लगातार ये जब राजनीति के इश्यू बनते चले गए तो राजनीति में इनको प्रतिनिधित्व मिला, और राजनीति में प्रतिनिधित्व के कारण ये एक महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में भी उभरे। उसके अंतर्गत भी इसके महत्व को देखना चाहिए, और इसलिए ये जो वर्ग हैं ये ओबीसी में और ज्यादा पिछड़ेपन के अंतर्गत आते हैं, ये माना गया, और इसी के अंतर्गत उपवर्गीकरण के अंतर्गत आरक्षण की मांग उभरी। अब हम देखते हैं कि बिहार की एक केस स्टडी करते हैं कि बिहार में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से उभर करके सामने आया, जिसकी चर्चा हमने अभी की। आप जानते हैं कि इसी महीने के प्रारंभ में बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं, और इसमें ये निकल करके आया है कि जो 27% जो संख्या है वो पिछड़ेपन के अंतर्गत आएगी, और इस पिछड़ेपन में जो 36% जनसंख्या है वो अत्यंत पिछड़ापन की कैटेगरी में आएगी। यानी कुल मिलाकर के जिसको हम सामान्य रूप से ओबीसीज जानते हैं, ओबीसीज के रूप में जानते हैं, उनकी संख्या 63% है, जिसमें से 27% को इन्होंने पिछड़ा की कैटेगरी में रखा है और 36% को अत्यंत पिछड़ा की कैटेगरी में रखा है। और इसने एक आधार का निर्माण कर दिया कि इस 36% जो अत्यंत पिछड़ा है इसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता, जो ओबीसी को 27% का आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला हुआ है, ये अधिकांश लाभ यही निकल जाता है। और इसलिए ये आधार का निर्माण करता है कि अत्यंत पिछड़ेपन की श्रेणी में रहने वाले लोगों को आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके आधार को अगर हम देखें कि बिहार में ये राजनीति किस प्रकार से स्वरूप ग्रहण करती है, तो 1951 में ही बिहार सरकार द्वारा 109 जातियों की एक सूची तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 79 जातियां ऐसी हैं जो अन्यों की तुलना में अधिक पिछड़ेपन का शिकार हैं। 1964 में यह मामला पटना हाईकोर्ट में गया, और पटना हाईकोर्ट ने इस वर्गीकरण को दरकिनार कर दिया, इसको खारिज कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद बिहार में जून 1977 में वहां की सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया, और इसकी रिपोर्ट फरवरी 1976 में आई, जिसमें 128 पिछड़े समुदायों की पहचान की गई, और इसमें कहा गया कि 94 सबसे ज्यादा पिछड़ेपन के शिकार हैं इस 128 पिछड़े समुदायों में भी। कर्पूरी ठाकुर सरकार ने इन सिफारिशों को नवंबर 1977 में लागू कर दिया, और एक विशिष्ट फॉर्मूला, जिसको विशिष्ट कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, और 26% आरक्षण की व्यवस्था ओबीसीज के लिए कर दी। इस 26% आरक्षण व्यवस्था में भी 12% आरक्षण सीधा अन्य पिछड़ा वर्ग को, इसमें 8% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग में जो सबसे ज्यादा पिछड़ेपन के शिकार थे उनको, 3% आरक्षण महिलाओं को, और 3% जो उच्च जातियों के गरीब थे उनको दिया गया, और इस प्रकार से 26% को डिवाइड कर दिया गया। वर्तमान में अगर हम देखें कि वर्तमान में पिछले कुछ दशकों में बिहार में राजनीति का जो स्वरूप बदला है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में एक्सट्रीमली पिछड़ा यानी अति पिछड़ापन को परिभाषित किया गया है, और दलितों में महादलित को परिभाषित किया गया है। उसके अंतर्गत बिहार में ओबीसी आरक्षण जो वर्तमान में विभाजन है उसके अंतर्गत बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2 और ओबीसी महिला के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से चली है, उसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे ओबीसी के मुद्दे को समझने के लिए कि आजादी के बाद से ही किस प्रकार से ओबीसी में उपवर्गीकरण की बात निकल करके सामने आई है। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने ही जनवरी 1953 में एक आयोग का गठन किया था, जिसको हम काका कालेलकर पैनल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वही इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसने मार्च 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसमें कई मानदंड इन्होंने पहचान किए कि किन लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि जाति पदानुक्रम में जो निम्न सामाजिक स्थिति रखते हैं, जो परंपरागत रूप से जाति पदानुक्रम है, उसमें निम्न सामाजिक स्थिति रखने वाले लोगों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। साथ ही एक और वर्ग इन्होंने पहचान किया कि
जिन वर्गों की सरकारी सेवा में न के बराबर भागीदारी है या बहुत कम भागीदारी है या भागीदारी है ही नहीं। इसी प्रकार से वाणिज्य, व्यापार और उद्योग में प्रतिनिधित्व न होना या बेहद कम प्रतिनिधित्व होना, और साथ ही अपने वर्ग में, जो समाज का अपना ही वर्ग है, उस वर्ग में भी शैक्षणिक रूप से पहुंच न होना, शैक्षणिक रूप दृष्टिकोण से, शैक्षणिक रूप उन्नति के दृष्टिकोण से अभाव झेलना, ये 4 मापदंड इसने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के निर्धारित किए। साथ ही इसने पिछड़ी जाति और समुदायों की एक सूची बनाई और उसमें 2399 जातियां शामिल की, जिसमें से 837 जातियों को सबसे पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत कर दिया। इसकी अन्य सिफारिशें क्या थी? इस आयोग ने यह भी कहा कि 1961 में जो हमारी सामान्य रूप से जनगणना होती है हर 10 साल में, इसमें जातिगत जनगणना को भी किया जाना चाहिए और सरकारी नौकरी में इस वर्ग को 25 से 40% आरक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही जो हमारे यहाँ टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें प्रवेश के लिए 70% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये काका कालेलकर पैनल की कुछ सिफारिशें थी। इसके बाद आप जानते हैं मोरारजी देसाई भाई सरकार ने 1979 में एक बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसकी सिफारिशों को वीपी सिंह सरकार ने 1990 में लागू किया। उसकी सिफारिशें क्या थी? इसने 3743 जातियों या समुदायों को ओबीसी के रूप में पहचाना और यह कहा कि ओबीसी की भारत में जो कुल आबादी है वो सामान्य रूप से अनुमानित रूप से 52% के आसपास है, और इसने कहा कि जितने भी साइंटिफिक, टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें 27% आरक्षण की सिफारिश इसके अंतर्गत की गई, लेकिन इसने किसी भी प्रकार के ओबीसी के अंतर्गत उप श्रेणी को मान्यता प्रदान नहीं की। 25 सितंबर 1991 में भारत सरकार का एक मेमोरेंडम आया और उसने ये कहा कि 1990 में उसने जो ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, उसके अंतर्गत सबसे जो 27% आरक्षण दिया जाएगा एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को, वो सबसे गरीब वर्गों को ही दिया जाएगा। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम सरकार का व्यवहार देखें तो सरकार ने एक ब्लॉक के रूप में मानकर ही इस वर्ग को आरक्षण दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के आने के बाद, क्रीमी लेयर पर एक डिसीजन आने के बाद ही क्रीमी लेयर को उसके दायरे से, आरक्षण के दायरे से बाहर किया गया। यह सामान्य डेवलपमेंट था। हमारे राज्यों में भी ओबीसी की जो उप श्रेणियां हैं वो अलग अलग हैं और अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। राज्य सरकारों के ओबीसी की विभिन्न श्रेणियों के बीच कोटा लाभ के स्वयं के मानदंड राज्य सरकारों ने निर्धारित किए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में ओबीसी की 5 उप श्रेणियां हैं, कर्नाटक में 207 जातियां ओबीसी जातियों में आती हैं और वहां भी इसको 5 उप समूहों में विभाजित किया गया है। झारखंड में 2 समूहों में विभाजित है, एक समूह पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगर आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखें तो उत्तर प्रदेश में भी राजनाथ सिंह सरकार द्वारा, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा एक सामाजिक न्याय समिति बनाई गई थी। इसको हम हुकुम सिंह समिति के नाम से भी जाने जाते हैं, ताकि एससी ओबीसी में उप वर्गीकरण किया जा सके और कोटा में भी कोटा प्रदान करने की व्यवस्था की जा सके। ये मामला उच्चतम न्यायालय में गया, उच्चतम न्यायालय में जाकर के ये खारिज हो गया और किसी भी सरकार ने इस पर आगे कार्रवाई नहीं की। ओबीसी आयोग और रोहिणी आयोग, हाल ही में ये डेवलपमेंट्स हैं 2014 के बाद। 2014 के बाद कुछ डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। 2014 में जब इलेक्शन आने वाले थे तो उस समय फरवरी में ही 13 फरवरी 2014 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को यह निर्देश दिया कि वो ओबीसी में जो उप वर्गीकरण है के उप वर्गीकरण के मामले की जांच करे। ये राष्ट्रीय आयोग से कहा। राष्ट्रीय आयोग ने इस पर 2 मार्च 2015 को, ये उस समय जो अध्यक्ष थे इसके जस्टिस सेवानिवृत्त वी विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में आयोग का सुझाव आया और इसने ओबीसी को मुख्य रूप से 3 वर्गीकरण में बांटने की व्यवस्था की। ओबीसी को कहा कि ये 3 वर्गीकरण इसके होने चाहिए और वे वर्गीकरण क्या थे कि एक तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के साथ साथ इन्होंने कहा एक होना चाहिए कि जो मोर बैकवर्ड क्लासेस और एक होना चाहिए सामान्य रूप से बैकवर्ड क्लासेस। इन्होंने 3 वर्गीकरण में ओबीसी को बांटने की
एक सुझाव प्रदान किया। इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया और 2 अक्टूबर 2017 को हमारे संविधान के आर्टिकल 340 के अंतर्गत सरकार ने एक नए आयोग का गठन किया। दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में, जिसको हम रोहिणी आयोग के नाम से जानते हैं, अक्टूबर 2017 में गठित किया गया था। इसने इसी वर्ष 31 जुलाई को अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं, लेकिन इसकी सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किया गया। रोहिणी आयोग का जो गठन किया गया था वो ओबीसी में उप वर्गीकरण के मामले की जांच के लिए ही किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। विश्लेषकों का यह मानना है कि जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन नजदीक आता चला जाएगा, हो सकता है कि इसकी सिफारिशों को भी सार्वजनिक किया जाए। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। ये सामान्य रूपरेखा थी हमारे यहाँ ओबीसी और उनके अंतर्गत आने वाली उप श्रेणियों के अंतर्गत जो विभिन्न आयोग बने हैं, उन्होंने क्या क्या है, किस प्रकार से अलग अलग राज्यों में डेवलपमेंट हुआ है। आपका आज का प्रश्न क्या है? 2 अक्टूबर 2017 को अन्य पिछड़ा वर्ग में उप वर्गीकरण की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं मंडल आयोग, काका कालेलकर आयोग, रोहिणी आयोग या मुंगेरी लाल आयोग। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किस पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में और कब किया था। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।